हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रीलिम्स के लिए जो यूनिट 1 है उसमें संकल्पना और विचार दिया हुआ है। तो भारतवर्ष नाम से मेंशन है एक टॉपिक, उस पर होने वाली ये निर्माण आईएएस की पीडीएफ है। 5-6 पेज की पीडीएफ है और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी है। तो कोशिश करूँगी कि 2 से 3 पार्ट में, क्योंकि ये है कि मुझे आपको याद भी कराना है सारी चीज़ें इसमें। तो मैं ये नहीं चाहती कि एक ही वीडियो बना दूँ लेकिन उसका कोई आउटपुट ना निकले, आपको फ़ायदा ना हो। इसलिए 2 से 3 वीडियो आएगी और निश्चिंत रहिए 20-25 मिनट के ही रहेंगे। तो बाद में आप उसको 2x स्पीड पे भी लगाकर सुन सकते हैं, तो चीज़ें और रिकॉल हो जाएगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और फिर जो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा उसमें एमसीक्यू भी लगाएगी इसके। वीडियो की स्पीड आपको कम या ज़्यादा लग रही है तो अपने हिसाब से आप उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, उसकी जो प्लेबैक स्पीड है। यहाँ भारतवर्ष से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है भारतवर्ष, भारत के नाम को लेकर अलग अलग मान्यताएं है, अलग अलग थ्योरी है। कहीं महाभारत में कुछ कहा है, पुराणों में कहा है ना, ऋषि मुनियों ने कुछ कहा है, विद्वानों ने, राजनेताओं ने, साहित्यकारों ने, तरह तरह की विचारधाराएं सामने आती है। और हमारे सिलेबस में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है तो हमें पता नहीं कि प्रश्न किस तरीके से पूछेगा, कहाँ से पूछेगा। इसीलिए एक जो 6-7 पेज की यदि नोट्स हमारे पास है तो हम इसको रीड कर सकते हैं आराम से। और अधिकांश चीज़ें हमारी पढ़ी हुई है, समझी हुई है, तो आपको ऐसी बहुत कुछ खास दिक्कत होने वाली नहीं है। बस आप थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। इसमें यह है कि जहाँ याद कराना है बिल्कुल याद कराऊंगी, और जहाँ केवल उच्चारण करके छोड़ना है, जिसका कोई सेंस नहीं कि प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। आप पहले भी वीडियो देखते आए और इस चीज़ से सहमत हो। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है कि पौराणिक हिंदू साहित्य में भारत को भरतखंड कहा है। पहला प्रश्न यही बनेगा कि भरतखंड किस में कहा गया है। लिख देगा महाभारत में, रामायण में, वेदों में, या फिर पौराणिक हिंदू साहित्यों में। तो हमारे जो पौराणिक हिंदू साहित्य है उसमें भारत को भरतखंड कहा है। भारत शब्द भा और रथ 2 शब्दों से मिलकर बना है। भा का अर्थ होता है प्रकाश और रथ का अर्थ होता है लीन होना। और वर्ष का अर्थ क्या होता है? स्थान, मतलब ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाशमान हो। ऐसा माना जाता है कि भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत पर आधारित है। ऋग्वैदिक काल में जो भरत हुए थे उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है, ऐसा भी माना जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार बृहत्तर भारत 9 खंडों में विभाजित था। पूछ सकते हैं कि मत्स्य पुराण के अनुसार बृहत्तर भारत कितने खंडों में विभाजित था, तो बृहत्तर भारत 9 खंडों में विभाजित था। या इस तरह से पूछ सकते हैं कि मत्स्य पुराण के अनुसार बृहत्तर भारत के 9 खंडों में से निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। 4 दे देगा, उसमें से 3 रहेंगे और 1 नहीं रहेगा। तो इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्णी, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, गभिष्टमान, वरुण और भार। ये आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो ये याद रखना मत्स्य पुराण में बोला है ना। उसके अनुसार भारत 9 खंडों में विभाजित था। इसको ऐसे याद रखना है कि कोई भी मछली कब नहीं खाता है? 9 दिन। 9 दिन मतलब 9 दुर्गा के जब 9 दिन होते हैं तब कोई भी मछली और मदिरा पान इनका सेवन नहीं करता है, जो लोग इन चीज़ों को मानते, विश्वास करते। तो मत्स्य पुराण के अनुसार क्या है? बृहत्तर भारत 9 खंडों में विभाजित है। अब नागद्वीप तो आपको याद रहेगा क्योंकि नाग देवता की पूजा करते हैं। इंद्रद्वीप याद रहेगा क्योंकि भगवान इंद्र को मानते हैं। वरुण देवता याद रहेंगे जिनका वर्णन ऋग्वेद के 8वें मंडल में है। गंधर्व याद रहेंगे, गंधर्व एक व्यक्तित्व है, ठीक है। ताम्रपर्णी याद रहेगा आपको, और भार, है ना, सौम्य स्वभाव वाले थे गंधर्व जी, इस तरह से याद कर लेना। एक कसेरू याद रखना है और गभिष्टिमान, 2 चीज़ें याद रखना है। गभिष्टि गायों से रिलेट कर लेना इसको। तो इस तरह मत्स्य पुराण के अनुसार बृहत्तर भारत 9 खंडों में विभाजित था, ऐसा बोला गया है। भारत के सांस्कृतिक प्रसार का प्रारंभिक साक्ष्य 1400 ईसा पूर्व बोगाज का अभिलेख से मिलता है। बोगाज का अभिलेख किस वर्ष ईसा पूर्व का है? तो 1400 ईसा पूर्व का है बोगाज का अभिलेख। और इससे क्या वर्णन मिलता है? भारत के सांस्कृतिक प्रसार के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि हिमावत व समुद्र के मध्य स्थित विशाल क्षेत्र भारतवर्ष कहलाता है। अभी मैंने बताया कि मत्स्य पुराण में ही बोला गया है कि जो बृहत्तर भारत है 9 खंडों में था। 9 खंड मैंने आपको बताए। उसके बाद बोगाज का अभिलेख के बारे में बताया, उसमें सांस्कृतिक प्रसार का वर्णन मिलता है, वो भी 1400 ईसा पूर्व। उसके बाद मत्स्य पुराण में पुनः वर्णन है कि हिमावत मतलब हिमालय, और समुद्र हिंद महासागर, जो दक्षिण में समुद्र, ऊपर में हिमालय, तो इसके बीच में जो स्थित विशाल क्षेत्र है वही भारतवर्ष है, ठीक है, ये भी याद हो गया। अब जम्बूद्वीप किस में कहा गया है? पूछा जा सकता है कि भारत को जम्बूद्वीप किस में कहा गया, तो अग्निपुराण में। इसको ऐसे याद रखना है कि जब पेट में जम्बू के वृक्ष यहाँ पर बहुत अधिक थे, इसीलिए भी जम्बूद्वीप। और जम्बूद्वीप मतलब जम्बू मतलब जामुन, है ना। जब पेट में आग लगी हो, आपको बहुत भूख लगी हो, तो आप क्या करोगे? आपको एक पेड़ दिखा, आपने वहाँ से जामुन लेके खा लिए, ठीक है। अग्निपुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। उसके बाद महर्षि वेदव्यास के मतानुसार भारतवर्ष नाम द्वापर युग के सम्राट दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर रखा है। वेदव्यास जी क्या कहते हैं? वेदव्यास जी कहते हैं कि जो भारतवर्ष का नाम है
जो राजा दुष्यंत थे और उनकी पत्नी शकुंतला थी, इनके जो पुत्र हुए थे भरत, इनके नाम पर रखा है। पूछ लिया जाए तो किस युग के सम्राट थे, तो द्वापर युग के सम्राट थे, ये भी हमको पता चल गया। आगे हम देखेंगे तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार भारत एक सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने चारों दिशाओं में विस्तारवादी नीति के तहत विलियों की एक लंबी श्रृंखला के अंतर्गत एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, जिनके नाम पर इस समस्त भूभाग का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है। वायु पुराण क्या कहता है? ब्रह्मा के मानस पुत्र तथा मानव जाति के आदि पुरुष मनु द्वारा शासित भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा, क्योंकि मनु को जनप्रिय स्वभाव की वजह से भरत नाम से जाना जाता है। वायु पुराण ऐसा कहता है कि जो मनु थे उनका स्वभाव बहुत जनप्रिय था, तो उन्हें भरत कहा जाता था। तो उन्होंने जिस क्षेत्र पर शासन किया उसे भारतवर्ष नाम दिया गया। और ब्रह्मा के मानस पुत्र और मानव जाति के आदि पुत्र है मनु। मैंने कितनी थ्योरी बता दी, मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ये बोला कि सबसे पहले क्या था, जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में भारत जो 72 खंड थे उसके 9 खंडों को बताया गया। फिर आपको डिस्क्राइब करके मैंने सारे नाम याद कराए। वेद व्यास जी ने कहा कि जो राजा दुष्यंत थे और उनकी पत्नी शकुंतला थी, उससे जो पुत्र भरत जन्मा उसी के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो अग्नि पुराण है, अग्नि पुराण में जम्बूद्वीप कहा गया है भारत को। भारत भा और रथ 2 शब्दों से मिलकर बना है, और वर्ष मतलब निवास करने वाला। भा और रथ कुल मिलाकर इनका अर्थ होता है कि ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाशमान हो, वो भारत कहलाता है। और इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि भारत जो है एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने चारों दिशाओं में शासन किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। फिर वेद व्यास जी का बता दिया, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत से इनका नाम भारत पड़ा। और उसके बाद एक थ्योरी ये कहती है वायु पुराण वाली, कि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र और आदि पुरुष जो मनु है, उन्होंने जिस क्षेत्र पर शासन किया उसे भारत कहा गया। उसके बाद एक थ्योरी ये कहती है कि ऊपर हिमालय और नीचे समुद्र, इसके बीच में जो भी स्थान है वो भारत है। ठीक है, इस तरह से थ्योरी हुई। एक बार मैं PDF से ही आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, यहाँ है पौराणिक हिंदू साहित्य में भरतखंड भा और रथ से मिलकर बना है, और प्रकाश, भा का अर्थ है प्रकाश और रथ का अर्थ है लीन होना, अर्थात ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाशमान रहे। और ऐसा माना जाता है कि भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के भरत जन पर आधारित था। मत्स्य पुराण के अनुसार 972 खंड थे, इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्णी, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, गभिष्टिमान, वरुण और भार। ठीक है, ये हो गया। आगे बताया था कि जो बोगास का अभिलेख है उसमें सांस्कृतिक प्रसार का आरंभिक साक्ष्य 1400 ईसा पूर्व। मत्स्य पुराण में कहा था हिमवत और समुद्र के बीच भारत है, और अग्नि पुराण में कहा था जम्बूद्वीप। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि द्वापर युग के जो सम्राट थे दुष्यंत और शकुंतला, उनके पुत्र भरत के नाम पर भरत नाम पड़ा। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार भारत सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट था, जिन्होंने चारों दिशाओं में विस्तारवादी नीति के विलियों के तहत एक लंबी श्रृंखला के अंतर्गत विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिसके नाम पर समस्त भूभाग का नाम भारतवर्ष पड़ा। वायु पुराण के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र और मानव जाति के आदि पुरुष मनु, ठीक है, शासित भूमि भारतवर्ष पड़ा, क्योंकि मनु को जनप्रिय स्वभाव की वजह से भरत कहा जाता था। आगे देखिए, जिनसेन द्वारा रचित जो आदि पुरुष है, उनके अनुसार सतयुग में भारत का एक प्राचीन नाम अजनाभ वर्ष भी था, और महाराज अग्निग्र के सबसे बड़े पुत्र नाभिया अजनाभ के नाम पर पड़ा था। अब अभी तक तो हम लोग भरतखंड, भारतवर्ष ये सब पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भारत का प्राचीन नाम वर्ष भी था। किस युग में? तो सतयुग में। और महाराज जो अग्निग्र थे उनके बड़े पुत्र नाभि या फिर अजनाभ, इसके नाम पर इसका नाम पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे अजनाभ भी है और नाभि से नाभ भी रिलेट कर रहे हैं। तो जिनसेन ने आदि पुराण की जो रचना की थी उनके अनुसार ऐसा कहा गया है। प्रश्न क्या बनेगा कि भारत का एक अन्य नाम अजनाभ वर्ष किस युग में था? तो सतयुग में था। ठीक है, किस राजा के पुत्र के नाम पर था? तो महाराज अग्निग्र के पुत्र के नाम पर उनका बड़ा पुत्र नाभिया अजनाभ था। उसके बाद इसका वर्णन किस में मिलता है? तो जिनसेन द्वारा रचित आदि पुराण में इसका वर्णन मिलता है। आदि से आ, अजनाभ से आ, ऐसे याद रखना, सतयुग में ये वर्णन मिलता है। नाभिया अजनाभ के पुत्र ऋषभदेव थे, ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत थे। अब इस तरह से यहाँ रिलेट करके बताया कि ऋषि महाराज अग्नाग्न थे, उनके बड़े पुत्र नाभिया अजनाभ थे, जिनके नाम पर जो है अजनाभ वर्ष पड़ा। और फिर अजनाभ के पुत्र ऋषभदेव थे और ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत थे। अब ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र भरत थे, जो महान तपस्वी और चक्रवर्ती सम्राट थे, और उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। कुल मिलाकर सतयुग में एक नाम था अजनाभ वर्ष। एक सेकेंड, आगे देखिए, यहाँ पर जो ऋषभदेव थे इनके बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो महान तपस्वी थे और चक्रवर्ती सम्राट हुए, तो उन्हीं के नाम पर भरतवर्ष पड़ा। दो थ्योरी हमने पढ़ी कि सतयुग में क्या हुआ था। सतयुग में जो महाराज अग्नाग्न थे उनके बड़े बेटे का नाम नाभ या फिर अजनाभ था, उन्हीं के नाम पर अजनाभ वर्ष पड़ा। और फिर वो जो
अजनाब थे, उनके पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव के बड़े बेटे थे भरत, तो उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। इस तरह सतयुग के बारे में हो गया, मत्स्य पुराण बता दिया। द्वापर युग के बारे में हो गया, जो दुष्यंत और शकुंतला जी का वेदव्यास जी ने कहा था, मत्स्य पुराण के बारे में हो गया। जम्बूद्वीप हो गया भरत खंड में। इस तरह से ये थ्योरी कुछ हुई है। भोगाज का अभिलेख 1400 BC पूर्व सांस्कृतिक विस्तार के बारे में बताया गया। ठीक है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र और श्री राम के छोटे भाई भरत ने प्रेम, भक्ति और बंधुत्व के गुणों को शासन में अपनाया और श्री राम के वनवास के दौरान राजत्व के प्रतीक के रूप में श्री राम की पादुकाएं शाही सिंहासन के नीचे स्थापित की। अब त्रेता युग में क्या हुआ था, जो भगवान राम थे तो अयोध्या के राजा हुआ करते थे दशरथ, उनके बेटे थे श्री राम, उनका छोटा भाई भरत था। अब ये रिलेट करेंगे कि उनके नाम पर भरत नाम पड़ा। विष्णु पुराण में एक श्लोक का वर्णन है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ठीक है, विष्णु पुराण में ये वर्णन है कि इस तरह से इसका नाम जो है भारत पड़ा है। इसके अनुसार समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो देश उसे भारत कहते हैं तथा उसके निवासी और संतान को भारती कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, 8वीं सदी की बात चल रही है। 8वीं सदी के जो संस्कृत चीनी शब्दकोश है उसमें द्वीप समूह सहित भारत भूमि को जीपत्तल नाम से पुकारा गया है। बावेल जातक में बेबीलोन तक भारतीय मोर का व्यापार करने वाले भारतीय व्यापारियों का विवरण मिलता है। भारतीय संस्कृति का प्रसार जहाँ तक हुआ उस क्षेत्र को स्थूल रूप में बृहत्तर भारत कहते हैं। कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति का प्रसार जहाँ तक हुआ है उसे बृहत्तर भारत कहते हैं। फिर आगे देखिए, बृहत्तर भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राधा कुमुद मुखर्जी के द्वारा अपनी पुस्तक द फंडामेंटल यूटिलिटी ऑफ इंडिया, भारत की मौलिक एकता में किया गया। बृहत्तर भारत को देशों के 2 वर्गों में बांटा गया है। बृहत्तर भारत शब्द का जो प्रयोग है राधा कुमुद मुखर्जी की पुस्तक है द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। प्रश्न ये बन सकता है, क्या बन सकता है कि द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो राधा कुमुद मुखर्जी की है। और बृहत्तर भारत शब्द का प्रयोग किस किताब में हुआ, तो फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया में, और ये राधा कुमुद मुखर्जी की ही किताब है। इन्होंने भारत की मौलिक एकता, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। बृहत्तर भारत के देशों को 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, बृहत्तर भारत के देश इन्होंने 2 वर्ग बताए, एक तो मध्य एशिया है, तिब्बत है और चीन है, फिर हिंद चीन है और पूर्वी द्वीप समूह। इस तरह 2 वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन संस्कृत और पाली साहित्य में भारत का विभाजन देखिए, उत्तर से उदीच, दक्षिण से दक्षिणापथ, याद रखना। कुल 5 है। कैसे? प्राचीन संस्कृत और पाली साहित्य में भारत का विभाजन 5 वर्गों में किया गया है। उत्तर में उदीच्य है, दक्षिण में दक्षिणापथ है, पश्चिम में प्रतीच्य है, पूर्व में प्राच्य और मध्य में मध्यम है। ठीक है, नाम से इजीली याद कर सकते हैं, इसमें से कोई खास चिंता नहीं है। अब देखिए, विदेशी यात्रियों की बात होने लगी है। जैसे ह्वेनसॉन्ग कौन था, हमको पता है चीनी यात्री था, उसने भारत को पंच भारत कहा, मतलब 5 इंडिया। ठीक है, ह्वेनसॉन्ग पहली बात कौन था, तो चीनी यात्री था, उसने भारत को क्या कहा, तो पंच भारत कहा, मतलब 5 इंडिया कहा। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की रचना है। उसमें कहा है जो हिमालय, विंध्य पर्वत और पश्चिमी पूर्वी समुद्रों से घिरा है वह आर्यावर्त है। ये पूछ सकते हैं कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना है। उसके बाद जो हिमालय किस पर्वत से घिरा है, विंध्य पर्वत से। पूछ सकते हैं कि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में जो कथन वर्णन है उसमें किस पर्वत का उल्लेख है, तो उसमें विंध्य पर्वत का उल्लेख है, ना ही सतपुड़ा का है और ना ही किसी दक्षिण भारत के पर्वत का वर्णन है। एक तो हिमालय पर्वत और विंध्य पर्वत का वर्णन है, और पश्चिम पूर्वी समुद्रों से घिरा है वो आर्यावर्त है। यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से पुकारा, जो हेरोडोटस के विवरण से मिलता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और द हिस्टोरिका इनकी रचना है। तो जो यूनानी थे उन्होंने इंडिया कहा। ठीक है, यूनानी यू ना भी याद रखो तो नानी याद रख लेना, तो सीधे सीधे यूनानी समझ आ जाएगा कि यूनानियों ने इंडिया कहा। हिंदुस्तान नाम का प्राचीनतम साक्ष्य सासानी वंश के शासक शापुर प्रथम के नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख से मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। वो इस तरह पूछेंगे कि हिंदुस्तान नाम का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है, तो नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में। ये पूछ सकते हैं कि हिंदुस्तान नाम का प्राचीनतम जो साक्ष्य है नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में मिलता है वो किस वंश के शासक से संबंधित है, तो सासानी वंश, और शासक का नाम पूछे तो शापुर प्रथम। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि नक्श-ए-रुस्तम में भारत से संबंधित किस नाम का उल्लेख है, हिंद, हिंदुस्तान, भरतखंड, भारत, इस तरह से। तो हमें हिंदुस्तान के साथ जाना है। शासानी वंश, शापुर प्रथम। सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के लिए फारसियों ने हिंदू और अरबों ने अल हिंद नाम दिया। सिंधु नदी की बात चल रही है। सिंधु नदी का जो पूर्व का क्षेत्र है तो उसमें फारसी, ईरानी ने हिंदू और अरब ने अल हिंद। ठीक है, कैसे याद रखना है, अ से अ और अ से अल। अरबों ने अल हिंद कहा
और फारसी या ईरानियों ने हिंदू कहा। ठीक है, स्वरूप एवं आकार की बात कर लेते हैं। तो ईसा पूर्व 150 के लगभग लिखी गई अपनी रचना महाभाष्य में पतंजलि लिखते हैं कि आर्यों की भूमि कौन सी है। यह वह क्षेत्र है पूरब में जहाँ सरस्वती लुप्त हो जाती है, पश्चिम में कालका का जंगल, हिमालय का दक्षिणी भाग और उत्तर गंगा यमुना के संगम के निकट के परियात्र पर्वत शामिल है। बहुत महत्वपूर्ण कथन हो सकता है, ये प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले तो ये कि ईसा पूर्व 150 की बात थी और उसमें जो महाभाष्य है जो पतंजलि की रचना है। ठीक है, महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की। एक प्रश्न यही बन सकता है। ऊपर मैंने बताया था पाणिनि की कौन सी थी? अष्टाध्यायी थी। ठीक है, तो जो महाभाष्य है पतंजलि की उसमें उन्होंने कहा कि आर्यों की भूमि कौन सी है। फिर उन्होंने बताया कि जहाँ पूर्व में सरस्वती लुप्त हो जाती है, तो किस दिशा में सरस्वती लुप्त होती है पूछ सकते हैं। तो पूर्व दिशा में जो है सरस्वती लुप्त हो जाती है, पूर्व में सरस्वती लुप्त पूर्व में। दूसरा, पश्चिम में कालका का जंगल। कालका का जंगल किस दिशा में? पश्चिम में कालका का जंगल है, पूर्व में सरस्वती लुप्त हो जाती है। हिमालय का दक्षिणी भाग, ऊपर हिमालय पर्वत है तो उसका दक्षिणी भाग, और उत्तर गंगा यमुना के संगम के निकट, जो गंगा यमुना का संगम है उसके निकट इसका उत्तर है, के परियात्र पर्वत मतलब विंध्याचल पर्वत जो है इसमें शामिल है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई है। इसमें फिर से हिमालय और विंध्याचल पर्वत का नाम आया है। ठीक है, आगे के बिंदु देखते हैं हम। आगे इन्होंने बोला है कि महाभारत में भारतवर्ष का आकार 4 छोटे समबाहु त्रिभुजों में विभाजित एक समबाहु त्रिभुज के रूप में वर्णित है। अब ये बोलेंगे कि महाभारत में भारतवर्ष का आकार कैसे है, तो 4 छोटे समबाहु त्रिभुजों में विभाजित एक समबाहु त्रिभुज के रूप में है। जो बौद्ध ग्रंथ है दीर्घ निकाय, उसमें क्या लिखा है कि भारतवर्ष उत्तर में चौड़ा है जबकि दक्षिण में किसी बैलगाड़ी के अगले भाग के आकार का और 7 समान भागों में विभक्त है। प्रश्न ये पूछ सकता है कि दीर्घ निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। उसमें भारत को कितने समान भागों में बताया? 7 समान भागों में बताया। किस बौद्ध ग्रंथ में भारत के अगले भाग को बैलगाड़ी की तरह बताया है? और किस में कहा है कि उत्तर में ये चौड़ा है, तो बौद्ध ग्रंथ में कहा है दीर्घ निकाय में। ठीक है, अगला है कि ह्वेनसांग के वर्णनानुसार भारतवर्ष अर्धचंद्राकार है, विंध्य उसका आधार है और हिमालय उसका व्यास है, और ह्वेनसांग ने ही 5 इंडिया कहा था भारत को। ठीक, चीनी यात्री है ह्वेनसांग। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की। उसमें वर्णन किया है कि भारत के 5 परंपरागत भाग, पंच भारत, प्राच्य देश वाराणसी के पूर्व में, महिष्मती के दक्षिण में दक्षिणापथ, देवसभा के पश्चिम में पथुदक, पेहो के उत्तर में उत्तरापथ और गंगा यमुना संगम के अंतर्वर्ती प्रदेश अंतर्वेदी है। पुराणों के भुवनकोश नामक अध्याय में भारत के भूगोल का वर्णन है। ठीक, महाभारत के भीष्म पर्व में भारत को एक सुंदर भौगोलिक राष्ट्रीय इकाई बताया है। भीष्म पर्व किसका हिस्सा है? महाभारत का। एक प्रदेश के रूप में भारत का पहला सुनिश्चित विवरण पाणिनि के अष्टाध्यायी में है। मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और हिमालय से लेकर विंध्याकर के मध्य के भाग को आर्यावर्त कहा है। किस स्मृति में आर्यावर्त कहा है? मनुस्मृति में आर्यावर्त कहा है। ठीक है, और जम्बूद्वीप किस में कहा गया था? अग्नि पुराण में। वायु पुराण में क्या कहा गया था? आपको कमेंट करके बताना है। और जो वेद व्यास जी थे, व्यास जी, उन्होंने राजा दुष्यंत और जो उनकी पत्नी थी शकुंतला, उनसे जो उत्पन्न संतान थी भरत, उसके नाम पर बताया गया। वृहत संहिता किसकी रचना है? वराहमिहिर की है। उसने भारत को कूर्म की आकृति का बताया है। ठीक है, पुराणों के भुवन कोश में धनु आकृति का और दीघनिकाय में छकड़े की आकृति का। हिमालय का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हिमवंत नाम से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है मौर्य सम्राट। जो मौर्य सम्राट है अशोक, इसके अभिलेखों में भारत का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। और भारतवर्ष शब्द का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ का है? खारवेल का। चीनी यात्री झांगकियान ने भारत को शेंदू और ह्वेनसांग ने पिएंचू, इंटू इत्सिंग ने आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र आदि नामों से पुकारा है। ये जो चीनी यात्री थे इन्होंने चीन के तरह के ही नाम दिए हैं। इसको जो है अगले वीडियो में देखते हैं।